गुड मॉर्निंग एवरीवन। वही थियोरेटिकली पोर्शन तो आप लास्ट लेक्चर से समझ चुके होंगे कि आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से क्वेश्चन उठाने हैं और बुक से आप आंसर देखेंगे और लिखेंगे किस तरह से, जैसे मैंने बताया वैसे लिखेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल आप लोगों के कौन कौन से आ सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, पहले देख लेते हैं सिलेबस में एक न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा कहाँ से, किस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ फोर्सेस में आप लोगों का सिलेबस में दे रखा है, लेकिन लॉ ऑफ फोर्सेस में भी आप लोगों का आ गया फोर्स सिस्टम या फिर फोर्स एनालिसिस, चैप्टर नंबर 2। किसी बुक में चैप्टर नंबर 2 होगा, किसी बुक में चैप्टर नंबर 3 भी हो सकता है, तो घबराने का नहीं है, सीधे सीधे चैप्टर में से देख लो। फोर्स एनालिसिस से आपका न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल। ठीक है, और इसके तो आप छोड़ के ही ना जाइएगा। मोस्टली जो न्यूमेरिकल आता है वो आता है या तो लामी थ्योरम पे आ सकता है या फिर आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। इसमें दो टॉपिक्स ही मेन हैं, और ऐसा नहीं है कि और किसी टॉपिक से नहीं आ सकता है, पढ़ के सारा जाइएगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या तो लामीज थ्योरम से आएगा या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पहले से क्यों नहीं दिया। बेटा, आप लोगों की आदत है कि हैंड टू हैंड याद करने की और हैंड टू हैंड समझने की। जो इम्पोर्टेंट चीज़ तुरंत बस एट रैंडम चाहिए, तुरंत याद किया फिर भूल गए, इसलिए नहीं दिया था। ठीक है, दूसरा, ऐसा नहीं है कि इन टॉपिक्स के अलावा न्यूमेरिकल आ नहीं सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ये भी आप करोगे। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं न्यूमेरिकल आने के, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और होपफुली अगर आ सकता है तो इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, लेकिन मैं जिस चीज़ को प्रेफर कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि या तो इससे आएगा या फिर इससे आएगा। उससे अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी किस्मत है, क्योंकि सबसे आसान न्यूमेरिकल इसी पे होता है, और उससे आसान होता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे, और सब उससे भी ज़्यादा आसान होता है लामीज थ्योरम पे। सर आप हार्ड तो बता ही नहीं रहे, हार्ड कुछ होता ही नहीं। ठीक है, हार्ड कुछ होता ही नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है आपकी बीम की, बीम्स पे। ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में थोड़ा सा टिपिकली दिया हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा अभी के अभी इसी लेक्चर में। ठीक है, बीम का क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करा दूंगा आपका। फिर नेक्स्ट समझ लेते हैं, एक तो पहला चैप्टर आपकी बुक में नहीं है, न्यूमेरिकल जहाँ से आएगा वो बता रहा हूँ। अभी तक न्यूमेरिकल आए नहीं हैं, और जब न्यूमेरिकल आएंगे हो सकता है तो न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल आएगा, तो टिपिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है आपका। ठीक है, तो आसान चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद फिर थर्ड जो चैप्टर है वो आपका मूवमेंट है। मूवमेंट से भी आपका कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, आसान से न्यूमेरिकल आते हैं। फिर उसके बाद फ्रिक्शन चैप्टर है, फ्रिक्शन से आपके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। 4 नंबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड, ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड, इससे आपका न्यूमेरिकल आएगा, आना तो चाहिए। उसके बाद में बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, वो भी केवल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जो होते हैं आपके सिंपल मशीन से, सिंपल मशीन वाले चैप्टर से, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं, इस जगह से आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो इनको आप देख लीजिए। और ये वाला जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये जो आप लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते बिना पढ़े, तो इसको मैं न्यूमेरिकल को आपको करा देता हूँ बीम वाले टॉपिक से, क्योंकि बीम का टॉपिक कुछ बुक्स में तो दिया भी नहीं है, और कुछ बुक्स में दिया है तो आधा अधूरा दिया हुआ है, तो वो मैं इसी लेक्चर में आपको कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, चलिए।
देखिए बीम क्या होती है। बीम, आप अपने घरों में बैठे हो, ठीक है, आप अपने घरों में बैठे हो, ठीक है, जरा छत की तरफ नज़र घुमा के देखो, छत की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझ पे बिलीव करो, सीधे सीधे अपना प्रैक्टिकल करो। छत की तरफ नज़र घुमा के देखिए, मैं भी देख लेता हूँ, दिख रहा है। तो छत पे जो एक हॉरिजॉन्टल टाइप का एक क्यूबिकल सेक्शन होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन टाइप का, ये मान लो आपकी ये छत है, ऐसे ये सामने से दिख रही होगी, और इसमें इस तरह से एक ऐसे हॉरिजॉन्टल, जैसे मान लो, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मान लो ये छत है, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ये छत है, हाँ, और ये दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए, मैं ऐसा करके कर दिया, ये जो हॉरिजॉन्टली दिख रहा है आपको, ये छत है, ये बुक आपकी छत है, और ये डस्टर जो है वो आपका बीम है। तो ये जो एक इस तरह से दिखेगा ना आपको, इस तरह से दिखेगा ना, दिख रहा है। तो ये मैंने इस तरह से बना दिया है, ठीक है। मैं इस फिगर को इस पे बोर्ड पे बनाने जा रहा हूँ, इस बोर्ड पे बनाने जा रहा हूँ। ये छत है, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर, संरचना का एक जो सदस्य है वो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का या क्यूबिकल सेक्शन का। क्यूबिकल में तो घनाकार आकृति का, घन नहीं है ना। आप लोगों के मन में सवाल उठ जाए, सर घन की सारी भुजाएं सेम होती हैं, सारी साइड सेम होती हैं, किनारे सब सेम होते हैं, इक्वल होते हैं ना। मैंने बोला ही नहीं घन है, मैंने बोला क्यूबिकल शेप का है, उस आकार का तो मान सकते हो ना, ये चीज़ होती है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया बीम। बीम एक ऐसा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर है जो स्लैब को आधार प्रदान करता है, या स्लैब का भार। अब आप कहोगे सर स्लैब को तो आधार कॉलम भी प्रदान करता है, वो कॉलम तो प्रदान करता ही करता है, लेकिन स्लैब का भार डिस्ट्रीब्यूट करने में आसानी देता है, स्लैब का भार डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है कॉलम की तरफ, ठीक है। पहले तो बीम पे ही आता है, ठीक है ना। चलो, बीम क्या है समझ गए। उसके बाद इसको मैं निकाल के बाहर रख देता हूँ, इसको मैं निकाल के बाहर रख देता हूँ बीम को, ठीक है। बीम को निकाल के बाहर रख देता हूँ। ये इस तरह से बीम होगा आपका, होगा इस तरह से होगा, दिखेगा ना कुछ ऐसा, ठीक है, क्यूबिकल शेप का दिखेगा। अब इस बीम पे, बीम के क्या होता है ये तो समझ गए। बीम कौन कौन से होते हैं, बीम कितने प्रकार के होते हैं वो अभी समझेंगे, ठीक है। बीम कितने प्रकार के होते हैं वो अभी समझेंगे, बट बेटा बीम किसी ना किसी चीज़ पे तो टिका होगा। ज़रा देखो साइडों से, छत पे देखो अपने, किसी ना किसी चीज़ पे तो टिका होगा। वो होती हैं सपोर्ट्स, वो होती हैं सपोर्ट्स। टिका होगा ना, ये सपोर्ट हो गई। सपोर्ट हो गई ये, हाँ। बीम टिका होगा नहीं टिका होगा, ये हो गई सपोर्ट्स, ठीक। अब बेटा बीम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनको ना जान के उससे पहले सपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक। उसको मिटा दें। सपोर्ट्स क्या होती हैं, जो बीम को आधार प्रदान करती हैं, ठीक है। सपोर्ट्स क्या होती हैं, जो बीम को आधार प्रदान करती हैं,
चलिए देखिए, सपोर्ट्स कितने प्रकार की होती हैं? सपोर्ट्स कितने प्रकार की होती हैं? सपोर्ट्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सपोर्ट्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सपोर्ट्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सपोर्ट्स मुख्यतः कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिख दिए? देखो, पहली सपोर्ट जो होती है आप लोगों की, सिंपल और रोलर सपोर्ट। सिंपल या रोलर सपोर्ट, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं सरल या रोलर टेक। कितना ऑर्डर लग रहा है, इंग्लिश में समझो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा लिख के आ जाता है सिंपल या रोलर, तो क्या करोगे? दिक्कत हो जाएगी ना। सेकंड आती है आप लोगों की हिंज या फिर पिन सपोर्ट। हिंज्ड या फिर पिन सपोर्ट। ठीक है। थर्ड टाइप की होती है, वो होती है फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है, या फिर बिल्ट इन सपोर्ट, इसका एक और नाम होता है। ठीक है ना, या फिर बिल्ट इन सपोर्ट। ठीक, अब देखते हैं हिंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? कब्जेदार। और फिक्स को बद्ध। बनाई कैसे जाती है? बनाई कैसे जाती है, देखिए ध्यान से। पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली। ठीक है, पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली, 3 ही तो सपोर्ट है। देखिए ध्यान से, रोलर सपोर्ट, रोलर नाम से दिखाई नहीं दे रहा है, नाम से सुनाई नहीं दे रहा, या नाम से दिखाई नहीं दे रहा है? सोच नहीं सकते हो, थिंक करो। पहिए लगे होते हैं इसमें, ठीक है। हिंज मतलब इसमें रोलर नहीं होता है, लेकिन एक कील पे गड़ा होता है। अभी बताते हैं, एग्जांपल देंगे। फिक्स क्या होता है? पूरी तरह फिक्स कर दो इसको, ये होती है फिक्स सपोर्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, रोलर सपोर्ट का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं फ्लैट सपोर्ट, जिसे बोलते हैं फ्लैट सपोर्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। रोलर सपोर्ट के बारे में जान रहे हैं? ये देखिए, देख लिया, ये कोई बेस है, इस पे मैंने
मार्कर रखा हुआ है ऐसे, इसके ऊपर बीम है, ये बीम है, ये बीम है, घूम रहा है, दिखाई दे रहा है घूमते हुए, हाँ, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए फ्री है ना, फ्री है ना हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए। और क्या ये ऊपर ऐसे ऐसे उठ सकता है? बिल्कुल उठ सकता है, क्योंकि फिक्स ही नहीं है, फिक्स ही नहीं है, उठ सकता है, फिक्स ही नहीं है, देखिए ध्यान से। लेकिन क्या ये नीचे जा सकता है? क्या ये बीम नीचे जा सकता है? नहीं, तुरंत रोक देगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये फ्री घूम रहा है, इधर उधर भी भाग रहा है, उठ रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे नहीं जा सकता। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जिस स्थिति में व्यक्ति फ्री होता है तो उसको कोई टेंशन होता है? और जब व्यक्ति को टेंशन नहीं तो रिएक्शन कैसा? जब व्यक्ति को टेंशन नहीं तो रिएक्शन कैसा? रिएक्शन कहाँ आता है? जहाँ व्यक्ति को टेंशन होती है। जैसे किसी ने आपके रास्ते चलते थप्पड़ मार दिया, तो रिएक्ट करोगे नहीं करोगे? उसको तो मार मार के भरता बना दोगे तुम लोग, है ना? तो बेटा एक बात बताओ, ये पहिए लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली फ्री है ना मूव करने के लिए? हॉरिजॉन्टली फ्री है ना मूव करने के लिए? देखिए ध्यान से, हॉरिजॉन्टली फ्री है ना मूव करने के लिए, तो इधर तो कोई रिएक्शन आएगा नहीं। बाकी इधर ऐसे ऐसे मूव करे, उठ जाएगा ना, ये हट सकता है ना, ऊपर तो जा सकता है ना, लेकिन ये नीचे नहीं जा सकता। और जब ये नीचे नहीं जा सकता तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगा या नहीं? अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगा या नहीं? हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन डेवलप होगा या नहीं? आर वी, वर्टिकल, आर मीन्स रिएक्शन, वी फॉर वर्टिकल, आर वी, ठीक है। ये तो हो गई रोलर सपोर्ट। बात आती है हिंज सपोर्ट की, या पिन जॉइंट की, या पिन सपोर्ट की। पिन सपोर्ट में मुझे एक बात बताओ, आप लोगों के घरों में दरवाजे हैं? बोले सर ऐसा कौन सा घर है जिसमें दरवाजे नहीं होते हैं? आप लोगों के घरों में दरवाजे हैं, है ना? जाओ जरा दरवाजे के पास, जाओ जाओ जाओ, उठ के जाओ कुर्सी से। कुर्सी, ओहो राम राम राम, क्या कह दिया हमने? लेटे हो गए आप लोग, कुर्सी कहाँ से आएगी? आराम से लेटे हो गए। बिस्तर छोड़ दो भाई थोड़ी देर के लिए और जाके समझ लो थोड़ा, है ना? सही है। दरवाजे के पास गए तो देखा एक कब्जे लगे हुए हैं। दरवाजे का हैंडल पकड़ा और खोल दिया, हैंडल पकड़ा, खोल दिया, बंद कर दिया, पुश किया या पुल किया, पुल किया बंद हो गया, पुश किया तो खोल दिया, ठीक है ना? क्या वो हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं? अरे दरवाजे को हॉरिजॉन्टल खिसका सकते हो क्या? नहीं। और जहां पे नहीं वर्ड आ गया तो वहां रिएक्शन आएगी नहीं आएगी? क्योंकि तनाव पैदा हो गया ना, उसको मूव नहीं कर सकता है। तो हॉरिजॉन्टल एक रिएक्शन इस तरह से लगेगा, आर एच, मतलब आर फॉर रिएक्शन, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज दिशा में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड लेके जा सकते हो क्या उसे? नहीं। मतलब इसमें भी एक वर्टिकली रिएक्शन लगेगा, वर्टिकली एक रिएक्शन लगेगा जिसे हम कहेंगे आर वी। मुझे एक बात बताओ, एंगुलरली या कोणीय रूप में तो वो तो गति कर रहा है ना, एंगुलर मूवमेंट कर रहे हैं ना। जैसे
ये मैंने हिंज कर दिया, इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, तो मैं इसको इधर उधर तो घुमा रहा हूँ ना दरवाजे को, देखो इधर उधर तो घुमा रहा हूँ ना, तो इसमें मूवमेंट जनरेट कहाँ हुआ फिर, ये तो फिर ही है मूवमेंट के लिए, समझ गए ना। अब देखो बात आती है, ये समझ गए ना हिंज सपोर्ट। अब बात आती है फिक्स सपोर्ट की। मुझे एक बात बताओ, आपके घरों में जस्ट अभी अभी बीम देख रहे तो जस्ट ऊपर देख लो, बीम किस पे टिका हुआ है, सपोर्ट्स पे। सपोर्ट काय की है, कॉलम की। क्या कॉलम उसको किसी भी कोण पे, किसी भी एंगल पे मूव करने देगा, एंगल पे गति करने देगा? नहीं। या फिर हॉरिजॉन्टली उसको इधर उधर खिसकाया जाता है? नहीं। या फिर उसको वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है? नहीं। वो अपनी स्थिति में फिक्स हो गया। मतलब फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन जनरेट होती हैं। एक तो हो गया आपका वर्टिकल RV, एंड एक हो गया RH हॉरिजॉन्टल, और एक हो गया, मान लो लोड अगर इधर से ऐसे इस तरह से लग रहा है तो रिएक्ट कैसे करेगा, लोड की जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा। इधर से मूवमेंट जनरेट हो रहा है कैसा, ये ऐसे लोड लग रहा है, मान लो कैसा जनरेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो मूवमेंट कैसा जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम बोलेंगे M। ठीक है, ये रिएक्शन जनरेट होंगी 3। समझ गए? नहीं समझे? इतना समझ में आया? फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, पिन सपोर्ट सारी समझ में आ गई। रोलर सपोर्ट ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, सही है ना? इसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा। मिटाते हैं। अब देखो, पढ़ाना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आप लोगों ने 5 टाइप की बीम बुक में पढ़ी हुई हैं, तो वही 5 टाइप की पढ़ो। बाकी डिटेल पढ़ाएंगे जुलाई से। ठीक है, 5 टाइप की जो बीम्स पढ़ी हुई हैं बस वही पढ़ो अभी आप। बाकी जिन बच्चों को, अगर जो बच्चे जो मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो वो बच्चे जिस तरह से मैंने पढ़ाया उस तरह से ही पढ़ें। लेकिन अब यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका जो बुक में आपने 5 टाइप की बीम्स पढ़ी हैं तो वही पढ़ो आप। ठीक है ना? चलो, 5 टाइप की कौन कौन सी बीम्स पढ़ी हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम, शुद्ध आलंबित धरण, सिंपली सपोर्टेड। दूसरा कैंटिलीवर बीम, प्रास धरण। ठीक है, तीसरी कौन सी बीम है? फिक्स बीम, बद्ध धरण। ठीक है, फिक्स बीम का एक और नाम होता है बिल्ट इन बीम या फिर एनकास्टर बीम। कभी कभी एनकास्टर बीम लिख के आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 4 नंबर पे ओवरहैंग बीम। ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम। 5 नंबर पे कंटिन्यूअस बीम। पेन नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। ये दिख रहा है ना? सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम या एनकास्टर बीम, ओवरहैंग बीम एंड कंटिन्यूअस बीम। फिक्स बीम का बिल्ट इन बीम्स भी होता है। ठीक है, जो कि सपोर्ट में लिखवाया था ना, बिल्ट इन सपोर्ट, ऐसे ही बिल्ट इन बीम भी होता है। ठीक, फिर
ये तो हो गया टाइप्स ऑफ बीम। अब टाइप्स ऑफ बीम में सपोर्ट्स के आधार पर ये सब आप इसको डेफिनेशन दोगे। सपोर्ट्स के आधार पर कैसे दोगे, देखो ध्यान से बताता हूँ। जब किसी बीम पे बीम का एक सिरा, किसी बीम के एक सिरे पर रोलर सपोर्ट और दूसरे सिरे पर हिंज सपोर्ट हो, ठीक है, तो वो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाता है। जब किसी बीम के एक सिरे पर फिक्स सपोर्ट हो और दूसरा एंड या दूसरा सिरा जो हो वो फ्री हो, ये फ्री है ना ये, तो वो आपका कैंटिलीवर बीम। फिक्स बीम, जब किसी बीम के दोनों सिरे फिक्स हों, जब किसी बीम के दोनों सिरों पर फिक्स सपोर्ट होती है तो वो हमारे फिक्स बीम कहलाते हैं। ओवरहैंग बीम कई तरह की होती है। एक साइड में निकली ओवरहैंग बीम, देखो फिगर बना के दिखाता हूं मैं, बट सपोर्ट वो सिंपली सपोर्टेड बीम की, एक सपोर्ट रोलर होगी और दूसरी सपोर्ट हिंज होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी एक साइड में निकाल देगा, ये भी ओवरहैंग बीम है, बट एक साइड निकली हुई ओवरहैंग बीम बाहर निकली, और दूसरा कभी कभी इधर निकाल देगा, तो दोनों साइड वाली हो गई, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम में कई सारी सपोर्ट्स होती हैं। ये बीम, ठीक है, ये इतनी बीम्स होती हैं। एक बीम और होती है जिसे बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का जो फिगर है वो मैं यहां बना दे रहा हूं। ठीक है, वो बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरे सिरे पर रोलर सपोर्ट लगी हो, ठीक है, सही है ना, समझ में आया? ठीक, ये तो हो गई आपकी टाइप्स ऑफ बीम, ये टाइप्स ऑफ सपोर्ट हो गई। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, और अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। और न्यूमेरिकल मैं सिर्फ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, बाकी बड़े न्यूमेरिकल्स आप अपने आप ही कर लोगे, ठीक है। उससे पहले हम लोड्स के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि फिर समस्याएं नहीं आएंगी, ठीक है ना। लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ले लिया, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके लिए अगर टाइप्स ऑफ बीम क्या है, बीम कितने प्रकार का होता है, धरन क्या है या धरन कितने प्रकार का होता है, तो अगर ये चीज़ आती है तो आपको ये 6 की 6 लिखनी पड़ेंगी। अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल की बात करूं तो सिर्फ 2 में आएगा, या तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम आ सकती है, कैंटिलीवर बीम आ सकती है, ये आपके सिलेबस में है, या फिर आपका आ सकता है तो बस यही आएगा, ओवरहैंग भी नहीं आएगा, ठीक है। या तो सिंपली सपोर्टेड बीम आएगा या फिर कैंटिलीवर बीम आएगा, बस इसी पे न्यूमेरिकल आ सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं। अब जो सपोर्ट्स पे आपने रिएक्शंस लगाई थी, मैं इसको मिटा दूं, इसमें पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, इसको बड़ा करके बना लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम को
और ये आपकी है फिक्स बीम, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बस दो ही न्यूमेरिकल आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। मैं दो ही बताऊंगा, लेकिन इसके एप्लीकेशंस कितने हो जाएंगे वो मैं सारे आपको बता दूंगा। कौन कौन से एप्लीकेशंस आएंगे वो मैं आपको सारे 1 बाय 1 बताता जाऊंगा, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अभी अभी आपने सपोर्ट्स पे रिएक्शंस लगाई हैं, तो अगर रोलर सपोर्ट होगा तो रिएक्शन कैसा होगा? ये क्या हो गया, पेन चल नहीं रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ये तो चल रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दूं? आर ए नाम दे दूं, आर ए नाम दे दूं, या फिर यूं कह लूं कि वर्टिकल रिएक्शन है तो आर वी ए, रिएक्शन वर्टिकल, आर मीन्स रिएक्शन, बी फॉर वर्टिकल, ए फॉर एट पॉइंट ए, ठीक है। अब ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन लगेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल लगेगी, अब एक बात बताओ, और एक वर्टिकल लगेगी, तो इसको आर वी वी लिख दूं और ये आर एच बी लिख दूं, ठीक है। अब एक बात बताओ सर, आपके दिमाग में ये कैसे आया? आप लोग दिमाग में सोच रहे होंगे कि ये जो डायरेक्शन है इसका इस तरफ क्यों है? डायरेक्शन बनाया है बेटा। ये बताओ, जो भी रिएक्शंस होंगी वो बीम के अंदर ही तो होंगी या बीम के बाहर भी डेवलप हो जाएंगी? भाई अगर मैं इधर बना दूंगा तो क्या मतलब रह जाएगा? लगाना तो इधर ही है, हमें इतना स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया, रिएक्शन लगाना सीख गए, और इन्हीं रिएक्शंस को फाइंड आउट करवाता है बस, और कुछ नहीं होता। वो लोड तरह तरह के लगा देगा बस। अभी लोड क्या होता है वो भी बात करेंगे, बट रिएक्शन लगानी सीखो बीम पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट पे आप लोगों ने एक वर्टिकल रिएक्शन लगाते थे आर वी ए, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाते थे आर एच ए, और एक मूवमेंट लगाते थे जिसे हम बोलेंगे एम ए, ठीक है। ये तीनों रिएक्शंस आपसे फाइंड करा लेगा, और इधर ये तीनों रिएक्शंस आपसे फाइंड करा लेगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। ज़रा इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया? ठीक है, मिटाते हैं। और बीम कितने प्रकार की होती हैं? अगर उसमें आपने ये रिएक्शंस भी दिखा दी तो फिर आपको नंबर 5 में 5 मिलेंगे, कटेंगे नहीं। एक बात बताओ, सिंपली सपोर्टेड बीम लेके चलते हैं, ये कोई बीम है, ठीक है, और इस बीम का नाम दे दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक। और इस पॉइंट लोड कोई लग रहा है, इसका जो इंटेंसिटी है वो मैं मान लेता हूँ, इसका ये जो लोड है इसकी तीव्रता कितनी है, इसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड मान लो 40 किलो न्यूटन है, 40 किलो न्यूटन, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो फिर आपसे कह रहा है इस बीम पे रिएक्शन बताइए, इस लोड के कारण जितनी रिएक्शन डेवलप होंगी वो बताइए। क्या नहीं बता सकते हो? अब ये क्वेश्चन, ये बहुत छोटा साधारण सा क्वेश्चन है, आपको बताना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप रिएक्शन लगाइए, सबसे पहले आप रिएक्शन लगाइए। रिएक्शन लगा ली,
इधर तो एक ही रिएक्शन लगेगा, जैसे बोलेंगे RVA, और इधर भी क्या लगेगा, एक रिएक्शन लगेगा RVV, और एक हॉरिजॉन्टली रिएक्शन लगेगा इस पे RHV। ठीक है, यही तो लगेगा। रिएक्शन H फॉर हॉरिजॉन्टल, B फॉर एट पॉइंट B। अब मुझे एक बात बताओ, जब हॉरिजॉन्टली कोई कंपोनेंट होगा फोर्स का, या हॉरिजॉन्टल अगर कोई फोर्स लग रहा होगा तभी तो रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो तो देगा नहीं। तो इसको बेटा ये बताओ मुझे, इस पूरी बीम पे कोई हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में कोई फोर्स लग रहा है? अगर ये इंक्लाइंड लग रहा होता, इस तरह से लग रहा होता, तो फिर आपको इसके दो कंपोनेंट्स निकालने पड़ते। ठीक है, दो कंपोनेंट निकालने पड़ते, इस तरह से निकालने पड़ते, जैसे ये इस तरह से लग रहा है ना, तो दो कंपोनेंट ऐसे करके निकालने पड़ते हैं आपको, तब आप उसमें सॉल्व करते, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलता, वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलता, तो आपको ये रिएक्शन भी फाइंड आउट करनी होती। जब कोई क्षैतिज दिशा में लोड ही नहीं लग रहा है, या कोई कंपोनेंट है ही नहीं लोड का, तो फिर रिएक्शन कैसा? तो इसको मिटा दो बेटा। तो अपने को कितनी रिएक्शन फाइंड आउट करनी है? एक RA और एक RB, बस इतना करना है। चलिए करते हैं। अब इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पूरा का पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बस एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है जनरल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या क्या होती हैं देखिए ध्यान से। समेशन Fx इज इक्वल टू 0 एंड समेशन Fy इज इक्वल टू 0 एंड समेशन M इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी बॉडी पर या किसी बिंदु पर, पॉइंट पर या किसी बॉडी पर लग रहे सारे फोर्सेस का अलजेब्रिक सम या बीजगणितीय योग 0 होता है। पहली। अब इसको दो भागों में बांट दिया, किसी भी बॉडी पर या किसी पॉइंट पर लग रहे, किसी भी बॉडी पर लग रहे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस पे, बट क्या एक्स डायरेक्शन मतलब क्षैतिज दिशा में, किसी भी बॉडी पर या किसी पिंड पर क्षैतिज दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। एंड किसी भी बॉडी पर, दूसरा कंडीशन क्या कहता है, किसी भी बॉडी पर या किसी भी पिंड पर लंबवत दिशा में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में लग रहे सभी बलों का बीजगणितीय योग या फिर अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0। और किसी भी बॉडी पर लग रहे जितने भी मूवमेंट, बलों के कारण जितने भी मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं, उन मूवमेंट्स का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब हम इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आया? ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। चलो लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल तो कोई रिएक्शन है नहीं ना, फोर्स है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही नहीं, इसको मिटा दो। अब सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे पहले Fy की बात करते हैं। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो क्या क्या लग रहा है। अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए? 0, है ना। अब सुनो, अब बड़ी दुविधा पैदा होगी आपको कि सर प्लस कौन सा लें, माइनस कौन सा लें। अलजेब्रिक सम का मतलब होता है कि चिन्ह सहित सारे कंपोनेंट्स का योग, है ना। तो चिन्ह सहित अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको पॉजिटिव ले रहे हो, तो नीचे की डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको नेगेटिव ले लो, या फिर अगर इनको नेगेटिव ले रहे हो तो उनको पॉजिटिव ले लो। कोई बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मूवमेंट में आपको साइन कन्वेंशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन समझते हो, चिन्ह कैसे लिया जाता है, ठीक है। चलो करते हैं। Fy इक्वल टू 0 करो।
एक तो ये आर वी है, ए है, आर वी ए, आपकी बुक्स में केवल आर ए लिखा होगा, आपके सॉल्व पेपर में केवल आर ए लिखा होगा, तो घबराना नहीं है। बी फॉर केवल वर्टिकल है, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। तो आर वी ए, ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लिया मैंने, ध्यान रखना। अब इसके आगे बीम पे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यहाँ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। यहाँ कोई लग रहा है? नहीं। यहाँ पॉइंट सी पे एक फोर्स लग रहा है सर 40 किलो न्यूटन का, तो लीजिए हमने लगा दिया 40 किलो न्यूटन का फोर्स। ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि हम इसको पॉजिटिव ले चुके हैं, और अगर इसको नेगेटिव लेते तो इसको पॉजिटिव लेना तय था, ठीक है। उसके बाद में फिर इधर से चलो, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। मतलब बी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो भी है रिएक्शन। तो आर वी वी प्लस आर वी वी इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आर वी ए प्लस आर वी वी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। किसी को कोई आपत्ति? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर समेशन m इज इक्वल टू 0, सेकेंड कंडीशन लगाएंगे। फिर यहाँ पे लिखोगे टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, अब ए बिंदु पे आप मूवमेंट ले रहे हो, तो मूवमेंट के सिर्फ 2 साइन कन्वेंशन होते हैं। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है, अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, ऐसे इस तरह से देखो, घड़ी बना दो, चलो ये 12 बजा दिए, ये 6 बजा दिए, ये 3 बजा दिए, और ये 9 बजा दिए, ठीक है। अगर घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से घूम रहा है तो मूवमेंट हम लेंगे क्या? नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अगर घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूम रहा है तो मूवमेंट क्या लेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। मतलब किसी के 12 से 6 बजते हैं तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन अगर किसी के 12 से उल्टा 6 बज रहे हैं तो नेगेटिव मूवमेंट लेंगे। और अगर किसी के 6 से 1 मिनट, अगर किसी के 6 से 12 बज रहे हैं, जस्ट उल्टा हो रहा है देखो, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति के 12 से 6 बज रहे हैं तो मूवमेंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर किसी के 6 से 12 बज रहे हैं, सीधे 6 से 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं मतलब नेगेटिव, किसी के 12 बज गए, ठीक है। कुल मिला के कंक्लूजन ये है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई जिधर घूमती है उस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट जा रहा है, मूवमेंट प्राप्त हो रहा है, तो वो नेगेटिव होगा, और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा तो वो मूवमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो करिए, यहाँ पे आपने मूवमेंट लिया है तो सारी देखो फोर्स तो यहीं से लोगे, सारी डिस्टेंस भी इसी पॉइंट से लेनी पड़ेंगी। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब पॉइंट ए पे मूवमेंट ले रहे हो तो देखो ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है? आर वी ए लग रहा है, लेकिन ए पॉइंट से इस फोर्स की दूरी कितनी है? 0 है या नहीं है? बताओ, 0 है या नहीं है? हाँ, अब आप बोलोगे सर इसमें हमें पता ही नहीं लग रहा है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है, यहाँ पे कोई फोर्स है? नहीं है, तो मूवमेंट भी नहीं है। यहाँ पे फोर्स है 40 किलो न्यूटन का एट पॉइंट सी, ठीक है, 40 किलो न्यूटन का। अब मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे करके घूम रहा है, क्या घड़ी की सुई की दिशा में नहीं घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब -40 किलो न्यूटन नहीं लिखना है। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस फोर्स से इस यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताओ? यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं, अभी मैंने दिया नहीं था, तो मान लो ये 2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, और ये भी 2 मीटर है, टोटल है 4 मीटर का स्पैन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, यहाँ पे कोई फोर्स है तो मूवमेंट भी नहीं, यहाँ कोई फोर्स है, मूवमेंट भी नहीं। जब फोर्स ही नहीं तो मूवमेंट कैसा? तो यहाँ पे बी पॉइंट पे एक फोर्स लगा हुआ है, कैसा जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कैसे घुमा रहा है बताओ मुझे, ये कैसे घुमा रहा है?
बताओ, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना इसको, ये देखो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना, ऐसे करके लेके जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है नहीं हो रहा है? घड़ी की सुई कैसे घूमती है? ऐसी, लेकिन ये जा कैसे रहा है? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको पॉजिटिव लेंगे नहीं लेंगे? पॉजिटिव लेंगे नहीं लेंगे? आर वी वी इंटू, यहाँ से अब मोमेंट किसके अबाउट लिया है? किसके अबाउट लिया है? किस पॉइंट पे लिया है? ए पॉइंट पे। तो पॉइंट ए से इस फोर्स की डिस्टेंस आर वी वी की कितनी है? 2 मीटर प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, ये हो गया 4 मीटर। इज इक्वल टू मैं क्या करूं? 0 कर दूं इसको, और कोई फोर्स लग रहा है क्या बीम पे? नहीं लग रहा है, तो ये तो 0 हो गया ना बेटा। -80 प्लस आर वी वी इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो आर वी वी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4। 424 जा कितना होता है? 20 का 4 टाइम्स 80, तो 20 किलो न्यूटन आपका क्या है? 20 किलो न्यूटन, बताइए। 20 किलो न्यूटन आर वी वी है, इसका वैल्यू आया 20 किलो न्यूटन। तो इस इक्वेशन में अब दिस वैल्यू इज पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में रख दो। अब ये आप करके दिखाओगे, लेकिन यहाँ पे तो ओरल भी ये बता सकते हो, लेकिन अगर करके नहीं दिखाओगे तो नंबर कहाँ मिलेंगे? आर वी ए इज इक्वल टू आर वी ए प्लस 20 इज इक्वल टू 40, देन आर वी ए इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, तो ये भी आपका कितना आ गया? 20 किलो न्यूटन आ गया ना। चलो, इतना समझ में आया? नहीं आया? अब एक आप, ये तो हो गया पॉइंट लोड, जो एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, जो कि वास्तविकता में संभव नहीं होता है। पॉइंट लोड को कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड अगर आपसे पूछा जाए, अभी लोड के बारे में भी बता दूंगा मैं, फिलहाल तो ये न्यूमेरिकल कर लो। अब एक न्यूमेरिकल आप लोगों का आ जाएगा यूडीएल का, मिटा देता हूँ उसको। करना था क्या? चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ले लिया? हाँ, ले लिया ना। चलो, बेसिक मैंने समझा दिया, अब आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो, ठीक है। बेसिक मैंने समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, देखिए बेसिक क्या, ध्यान से देखिए। अगर इस बीम पे अगर इस बीम पे इस तरह का लोड लगा होता, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये एक तरह से और लगा हो सकता है, दो तरह से लग के आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब यही नहीं कि रोलर सपोर्ट सर इधर बना दिए तो इधर रोलर सपोर्ट नहीं हो सकती, इधर हिंज कर दो उधर रोलर कर दो, लेकिन एक रोलर रहेगी एक हिंज रहेगी, ठीक है। चलो, तो ये इस तरह से लगा हुआ आ सकता है। तो इसकी इंटेंसिटी मान लो है 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ पे ये 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर है, ठीक है। 1 मीटर लेंथ पे 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर डिस्टेंस है इसका जो स्पैन है। तो आपको रिएक्शन निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन कैसे दिखाओगे? रिएक्शन कैसे शो करोगे? रिएक्शन कैसे शो करोगे? क्या दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल दे रहा है। रिएक्शन कैसे शो करोगे? देखो ध्यान से,
ठीक है, कुछ इस तरह से लगा हुआ है, मान लो फिगर बनाने में थोड़ी दिक्कत हो गई। रिएक्शन कैसे करोगे, ये रोलर सपोर्ट है, सबको पता है, बना दो रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन, कैसी होगी, आर ए। अब एक बात दो, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये सिंबल होता है इस तरह से दर्शाने का, ठीक है, कैसे भी दर्शा सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स, इंक्लाइन फोर्स लगेगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है, आर वी लगा दूं इसको। अब वर्टिकल अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपकी बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ है यार, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सेम वही कंडीशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ले लो, यहां से शुरू करते हैं, ए पॉइंट से, आर ए लिया, पॉजिटिव ले लिया, फिर यहां चलो, ये पूरी की पूरी लेंथ पे 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ध्यान से देखना, 10 किलो न्यूटन प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ पे 10 किलोमीटर है, 1 मीटर लेंथ पे कितना है, 10 किलो न्यूटन का इंटेंसिटी है लोड का। तो 6 मीटर पे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 6, 60 किलो न्यूटन, बन गया पॉइंट लोड। हाँ, तो पूरी की पूरी बीम पे कितना है, 10 इंटू 6। अब ये इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो इसको माइनस ले लो, तो 10 इंटू 6 किलो न्यूटन हो गया। अब आर भी ऊपर की तरफ लग रहा है, ले लो, प्लस में आएगा भाई, ये सेम डायरेक्शन प्लस में ही आएगी, अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव आएगा। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना है, 60 किलो न्यूटन, ठीक है। ये किसी बुक से मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया है, बस ऐसे जनरली आसान आसान प्रॉब्लम करा दी, वो टिपिकल अपने आप कर लोगे आप, बस मेथड सीखो, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दिया। फिर बात आती है आपकी क्या, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जी, सॉरी एफ वाई इज इक्वल टू 0 तो कर दिया, ये है एफ वाई, एफ एक्स नहीं है। समेशन एम इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन एम इज इक्वल टू 0 में क्या करोगे, मोमेंट लोगे, सेम मोमेंट बिंदु ए पर घूर्ण लेने पर, बिंदु ए पर घूर्ण लेने पर, या मोमेंट टेकिंग अबाउट पॉइंट ए या एट पॉइंट ए, यहाँ लिखना पड़ेगा मोमेंट टेकिंग एट पॉइंट ए, ठीक है, या बिंदु ए के पड़ता घूर्ण लेने पर, कोई दिक्कत नहीं, ले लो यहाँ से, सेम प्रोसीजर है जैसा अभी अभी दोहराया है। तो आर ए इंटू 0, पहला क्या है, आर ए, इस पॉइंट पे इस फोर्स की, इस पॉइंट से बिंदु ए से आर ए की दूरी कितनी है, 0 भाई, 0 है या नहीं है, बताओ मुझे। फिर उसके बाद में ये बताओ मुझे, ये जो लोड है ये पूरे पे लग रहा है ना, तो लोड का भाई बराबर वाले लोगों में ही तो साझेदारी होती है, या बराबर वाले लोग में ही तो आपस में विचार मिलेंगे, तभी तो शादियाँ होंगी आप लोगों की, वरना शादियाँ कैसे हो जाएंगी आप लोगों की, नहीं हो सकती ना शादियाँ, क्यों, शादियाँ तो तभी हो सकती हैं। तो आर ए इंटू 0, देखो स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, घबराना नहीं, फिर भी वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ वीडियो का लेंथ, आर ए इंटू 0, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद देखो ध्यान से, ये लोड है, अब जब ये पॉइंट लोड की तरह वर्क कर रहा है तो इसको भी तो पॉइंट लोड में बदलना पड़ेगा, तो सेम टू सेम 60 किलो न्यूटन रख दो इस पे। कैसा रखोगे, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, मूवमेंट निकाल ले हो ना, तो ये बताओ, ये कुछ इस तरह से, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये कुछ इस तरह से घुमाएगा ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो माइनस लेंगे नहीं लेंगे, माइनस लोगे या नहीं लोगे, हाँ माइनस लोगे, लोगे, माइनस, ठीक है। फिर कह रहे हैं
10 इंटू 6, ये तो हो गया लोड, ये तो हो गया लोड। अब बेटा इसके लिए डिस्टेंस भी चाहिए ना, बस यही एक ट्रिक है थोड़ी सी, यही बस चीज़ समझने की है कि मुझे एक बात बताओ, बॉडी का समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है। तो कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? मान लिया ये L लेंथ है तो उसका L/2 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना। मतलब ये 6 मीटर है तो इसको मैं ये कह दूं कि इसका जो फोर्स होगा पॉइंट A से इस 60 किलो न्यूटन का जो बल होगा, ये जो 60 किलो न्यूटन का बल है वो कहाँ पे केंद्रित होगा? वो यहाँ केंद्रित होगा 60 किलो न्यूटन का। ध्यान से देखना, 60 किलो न्यूटन यहीं केंद्रित होगा। और फिर इस 60 किलो न्यूटन कैसे बना बता दिया ना, रिमाइंड करके देख लो। 60 किलो न्यूटन, फिर इस 60 किलो न्यूटन का बिंदु A, ये जो पॉइंट A है, यहाँ से इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना होगा? L/2 मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया इतना? बस यही गेम है यहाँ पे, यही खेल है। अगर इतना खेल गए तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट बी पे चलते हैं। पॉइंट बी पे आर बी लग रहा है ना, आर बी लग रहा है। अब ये किस तरह से मूव कर रहा है? देखो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। आर बी से इसका डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर। अरे मूवमेंट का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है। फिलहाल कन्फ्यूजन मत करो अपने आप को, कन्फ्यूजन में मत लेके आओ, क्योंकि मिटा दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर इसमें ये कहाँ यूज हो रहा है सर, और ये तो हर जगह यूज हो रहा है। आप लोग कन्फ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हो, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। इसके बाद क्या कहते हैं? ये तो बेटा 0 हो गया, ये कितना हो गया? 10 इंटू 6, 60 इंटू 3, 2 3 जा 6। तो देखो गुणा भाग भी बताना पड़ रहा है। 6RV इतना ही आएगा ना, तो 6RV इज इक्वल टू कितना हुआ? 60 इंटू 3 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 180। देन RV इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन आया, 30 किलो न्यूटन। RV इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। तो ये जो वैल्यू है RV की वो यहाँ पे रख दो बेटा। कितना आएगा? RV की 30 रखोगे तो RA इज इक्वल टू भी 30 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, मेन बात ध्यान से सुनना। मान लो अगर इस बीच में, मैं ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बस छोटी सी चीज़ बतानी है, उसके बाद कुछ नहीं बताना है, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज़ बतानी है। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? बहुत माइनर सी चीज़ बतानी है, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और स्किप मत करना बिल्कुल भी, कहीं स्किप कर दो और जिसने स्किप किया वो गया, उसको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। मान लो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट लोड एक्स्ट्रा इधर लगा दिया 30 किलो न्यूटन का, तो बेटा इसका मतलब ये नहीं है एनालिसिस करते समय, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई और इंटेंसिटी का है, ये कोई और इंटेंसिटी का है, मतलब ये किसी और मान का लग रहा है, ये किसी और मान का लग रहा है। ये टोटल यूडीएल लोड, ये वाला ध्यान से देखो, ये सब सेम है, पूरी बीम पे कार्य कर रहा है, बट ये 30 किलो न्यूटन का और एक्स्ट्रा में लगा दिया, तो इसको बाद में कंसीडर करेंगे, पहले इसको निकालेंगे। समझ गए ना? चाहे मूवमेंट हो या फिर आपका Fy इज इक्वल टू 0 निकाल लो। समझ में आ गया? इतना ही है बस ये बीम वाला चैप्टर। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन तरह तरह के बना के दे देगा। जैसे ये कोई बीम दे दी, एप्लीकेशन करते रहो अपना, यहाँ से यहाँ तक लोड लगा दिया, फिर ये पॉइंट लोड लगाया, फिर ये पॉइंट लोड लगाया, या फिर ये क्वेश्चन दे दिया, ये पॉइंट लोड कई सारे लगा दिए, है ना? इस तरह से दे देगा। ऐसे ही कैंटिलीवर बीम पे सारा पॉइंट लोड लगा दिया, यूडीएल लगा दिया, फिर कहेगा ये 3-4 पॉइंट लोड लगा दिए, बनाओ रिएक्शन निकालो। तो ऐसे नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। चलो
इसी के साथ आपका ये मैकेनिक्स का टॉपिक ख़त्म होता है और अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से थियोरेटिकली अपना। बट मैंने जो पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आप सब लोग मेहनत से पढ़िए। दूसरा, क्वेश्चन लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर से, आंसर कीजिए आप बुक से, बट लिखिए मेरे मेथड से, जो मैंने आपको मेथड बताया है, तो नंबर आपके कोई काट नहीं सकता। बेस्ट ऑफ लक।